आज हमारे साथ उपस्थित हैं विशाल सर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 स्टेनो के पद पर पोस्टेड थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने रिजाइन देके ट्रेड एंड टैक्सेस दिल्ली में ज्वाइन कर लिया है DSSB के थ्रू। तो अभी हम चलते हैं विशाल सर से, पूछते हैं कि कैसे क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कैसे क्या उनको प्रिपरेशन का टाइम मिला जिससे उन्होंने जो अपना नया उनका डिपार्टमेंट है उसमें जॉब उनकी लग गई। तो सबसे पहले पूछते हैं विशाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल पे आए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन SSC स्टेनो में हुआ तो फिर आपका क्या ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रहा, कैसे क्या आपको जोन अलॉट हुआ, ये थोड़ा सा आप बताइए। हेलो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे SSC का रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है। तो आई थिंक रिजल्ट जो है SSC का आया था 29 मार्च 2019 को। यस। और उसके बाद SSC CR का जो रीजन हम लोगों का था, तो उसने हम लोगों का जोन अलॉटमेंट किया। तो मुझे जो जोन मिला था वो पुणे जोन मिला था। तो 5-6 महीने के बाद जोन अलॉटमेंट का प्रोसीजर कैसे क्या रहता है? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आता है या मेल पे? उसके थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू एक लेटर आता है जिसमें मतलब हमको प्रेफरेंस देना रहता है कि आप कौन सा जोन पहले चाह रहे हैं, कौन सा लास्ट में चाह रहे हैं। तो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 17 जोन है पूरे ऑल इंडिया में। तो हम लोगों ने फिल करके उसको भेज दिया। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हेडक्वार्टर भेज दिया। तो उसके बाद उन्होंने मतलब हमारे रैंक के अकॉर्डिंग जोन दिया गया। तो मुझे पुणे जोन दिया गया था। तो पुणे जोन मुझे दिया गया था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद हम लोगों का अटेस्टेशन लेटर आया, मतलब DV लेटर आया DV करवाने के लिए। तो हम लोगों ने 30 अगस्त को था, 30 अगस्त 2019 को था। तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, डिपार्टमेंट ने लेटर भेजा था और आना पड़ा। तो यहाँ हम लोगों ने DV करवाया। 30 अगस्त को ही मेरा DV था और उसी दिन हमको अटेस्टेशन लेटर मिल गया। अच्छा। जो कि हमको अपना सारा डिटेल्स उसमें फिल करके भेजना होता है डिपार्टमेंट को। मेडिकल करवा के और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ये सब होता है उसमें। तो भर के हमको फिर डिपार्टमेंट को आपको मतलब उसको आपको घर के लिए दिया जाता है, फिर घर से हाँ, वो मुझे तुरंत वहीं पे जैसे ही DV हुआ तुरंत हमको दे दिया गया कि आप इसको फिल करके भेज दीजिएगा हमको। तो वो हम लोगों ने फिल करके जब मतलब होने के बाद जब फिल करके हम लोगों ने उसको भेज दिया। और उसमें एक चीज़ और था कि आपका जो जैसे हम पुणे जोन में भी कई स्टेशन हैं, 29 स्टेशन शायद आई थिंक 27 या 29 स्टेशन हैं। तो उसमें भी प्रेफरेंस देना पड़ता है कि जैसे आप पुणे पहले चाह रहे हैं कि रैंक वाइज मतलब तुम्हें रिलोकेट होगा। तो वो सब हम लोगों ने भर के भेजा। तो उसके शायद 2-3 महीने बाद हम लोगों को स्टेशन मिल गया कि जैसे मुझे पुणे मिल गया। तो फिर पुणे में कौन सा ऑफिस मिला, उस ऑफिस ने हमको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया। अच्छा। फिर ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद हम लोगों ने तुरंत जैसे ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ अपना सारा जैसे उस टाइम भी उसमें ज्वाइनिंग लेटर में दिया गया था कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। और हाँ, थोड़ा बहुत प्रोसीजर रहता है उसका। तो करवा के हम लोग अपने ऑफिस जो हमें एलोकेट हुआ था ऑफिस, वहाँ पे हम लोग आके ज्वाइन किए। और उसके बाद फिर अच्छा, ज्वाइनिंग का क्या टाइम रहा आपका? रिजल्ट से ज्वाइनिंग रिजल्ट समझ लीजिए कि 29 को आया था, मार्च 2019 को आया था। और उसके बाद मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 23 दिसंबर 2019 को हुई थी। मतलब कि 8-9 महीने लग गए। और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर मतलब हाँ नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद आपका, जैसा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबको पता ही होगा, जो टाइमिंग रहती है वो आपकी 9:30 से 6 बजे तक, 9:30 to 6 PM। तो क्या मतलब ऐसा मुझे सुनने में भी आया कि मतलब अगर आप लेट वगैरह में जाते हो तो क्या मतलब ऐसा रहता है ऑफिस? लेट का तो जैसे आपके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। और आधा घंटा मतलब थोड़ा बहुत लेट चलता है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और वैसे भी स्टार्टिंग में आप 2 साल का प्रोबेशन है आपको, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अच्छा। हाँ, ये सब सारी चीज़ें हैं।
तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपका लीव का क्या रहता है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है तो उसके मन में ये रहता है कि यार कम से कम 1 से 2 महीने बाद घर जाने जाया जाए, तो कैसा क्या रहता है? नहीं, लीव का तो आपका समझ लीजिए कि 8 CL आपको पूरे उसमें मिलता है, तो 6-6 महीने में क्रेडिट होता रहता है। जैसे मेरा Okay. क्या हुआ कि मैं ज्वाइन किया तो 6 महीने का EL मुझे 15 मिलता है, हर 6 महीने में 15 EL मिलता है, तो वो क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। और CL भी 8 मिलता है, तो आप अपना छुट्टी ले सकते हैं, मतलब 2 महीने में आपका 4-5 छुट्टी बन गया है, तो आप 2-3 छुट्टी अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना ले सकते हैं। और वैसे भी आपका सैटरडे संडे ऑफ है और 1-2 छुट्टी लगा के आप घर भी जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कुछ है। अच्छा, ओके, सैटरडे संडे ऑफ रहता है? सैटरडे संडे ऑफ रहता है यहाँ, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं ऑफ रहता है। नहीं स्टेट नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली सारे ही गवर्नमेंट मतलब सारे डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। एक चीज थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूंगा कि अभी आपने स्टेशन प्रेफरेंस की बात करी थी, मान लीजिए कि किसी भी बच्चे की रैंक अगर कम है, उसको कोई दूसरा स्टेशन मिला है, तो क्या वो उसको पुणे आना है तो क्या कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है ट्रांसफर का कि आ सकता है? हाँ, वो होता है ना डिपार्टमेंट का हर मतलब पर ईयर उनका एजीटी का होता है। अच्छा, एजीटी का, ओके। एनुअल जनरल ट्रांसफर उसका वो मतलब होता है। अच्छा। जैसे आप अभी थाने में पोस्टिंग है, आप चाह रहे हैं पुणे पोस्टिंग लेना है, तो पर ईयर मतलब आपका एक प्रेफरेंस आता है कि आप ट्रांसफर चाह रहे हैं क्या। अच्छा। तो अगर आपको पुणे लेना है तो आप पुणे प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, मतलब आपको फिर से सारा तीन साइड डालना पड़ता है कि 3 जगह हम जाना चाह रहे हैं, उस तीनों में से कोई ना कोई कंसीडर कर लिया जाता है अगर वैकेंसी वहाँ पे रहेगी तो। अच्छा। और मान लीजिए जैसे किसी को नहीं अगर जाना होता है तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर? उसमें फॉर्म है, जैसे उसमें पूछता है कि आप जाना चाहते हैं क्या। अच्छा, यस या नो? यस या नो कर देंगे तो मतलब हमें जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब ज्वाइन हुए तो हर किसी के मन में रहता है कि अगर कोई वो डिपार्टमेंट कंटिन्यू करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन का एक बेसिक वो थोड़ा उसके मन में रहता है, तो क्या मतलब क्या प्रमोशन में एज ए स्टेनो क्या चांसेस रहते हैं? एज ए स्टेनो देखिए कि इसमें इस डिपार्टमेंट में 2 तरह से होता है कि जैसे एक तो होता है कि आप स्टेनो की लाइन में जा रहे हैं तो आप स्टेनो, सीनियर स्टेनो, पीएस वाली लाइन में चले गए। और एक होता है कि आप एक इंस्पेक्टर की लाइन होती है, तो उसमें आपको मिनिस्ट्रियल एग्जाम हुआ, इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, ये सब आपको पास करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद आपके प्रमोशन के चांसेस मतलब इसमें हो जाते हैं इंस्पेक्टर लाइन में, तो आपका इधर वाला कट जाएगा। तो जो एग्जाम की आपने अभी बात करी, तो एग्जाम क्या ईयरली या साल में ऐसा क्या रहता है? पर ईयर मतलब समझ लीजिए मार्च या अप्रैल में फॉर्म आता है, ओके। अगस्त सितंबर में एग्जाम होता है मिनिस्ट्रियल और इंस्पेक्टर वाला। अच्छा, इनका अलग अलग? हाँ, ये दोनों अलग अलग होता है। पहले आपको मतलब मिनिस्ट्रियल पास करना जरूरी होता है, ओके, कंपलसरी होता है, उसके बाद ही आप इंस्पेक्टर की लाइन में जा सकते हैं। एग्जाम पास करने के बाद क्या कोई क्राइटेरिया रहता है एज वाइज की, मतलब सीनियरिटी वाइज कितने साल में होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम आप पास हो गए हैं तो आपका एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाती है। सीनियरिटी लिस्ट बनने के बाद ही आपका नंबर जब आएगा आपका, अच्छा, प्रमोशन जब आएगा तभी बनेगा। जितनी जल्दी आप पास करेंगे उतनी जल्दी आपका सीनियरिटी लिस्ट में नाम आ जाएगा। ओके ओके। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि प्रमोशन तो मैंने पूछ दिया, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ होती है हर किसी के मन में रहती है कि होता है जब कोई स्टूडेंट नया आता है किसी भी शहर में तो उसके मन फाइनेंशियल कंडीशन कॉमन सी बात है, हम सभी वो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी भी सिटी में आप चेंज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बस 1 महीने 2 महीने में सारा सेटल हो जाता है। लेकिन सैलरी जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल में है तो सैलरी अब जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद कब आना चालू होती है, क्या कुछ टाइमिंग है? ज्वाइन करने के बाद जैसे उसका भी कुछ प्रोसेस होता है ना कि जैसे हम ज्वाइन किए तो हमारे पास पहले नंबर की वो होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ। उसके बाद ये अच्छा, बैंक अकाउंट कहीं का भी हो या लोकल का होना? नहीं, जैसे वो वही करता है ना सारे ऑफिस का। जैसे मेरे ऑफिस में क्या था कि मेरे पास हो ना उससे मतलब नहीं है, उन्होंने हमसे बोला कि आप वही SBI बगल में ही ऑफिस के बाजू में बैंक था ही, तो वो बोले कि यहाँ से आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। वो हम लोगों ने करवाने के बाद फिर हम लोगों को NPS का जो न्यू पेंशन का आया है तो उसमें हम लोगों को फॉर्म भर के देना पड़ा, तो मतलब समझ लो कि पहली सैलरी आने में 2 से 3 महीने लग गए। ओके। लेकिन ये है कि मतलब जिस दिन से आप ज्वाइन कर लिए उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो गई है, समझ लो। ओके। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि एक थोड़ा सा हर स्टूडेंट का एक डाउट होता है और वो ये रहता है कि जब भी वो कहीं पर ज्वाइन करने जाता है तो
क्या सैलरी का सिनेरियो, मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद से आपका इंक्रीमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है? इंक्रीमेंट का ये रहता है कि पर ईयर आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है 3%, मतलब बोलते हैं हाँ। उसको कि 3% दिया जाता है। जैसे आपका बेसिक पे हो गया, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो 2400 का बेसिक पे 25,500 हाँ। का। तो उसके बाद आपका 25,500 का नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं जैसे जुलाई के पहले ज्वाइन कर लिए हैं तो आपका जनवरी में नेक्स्ट जो जनवरी आएगी उसमें आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा पहला वाला। और उसके बाद फिर वो आपका बेसिक पे जो उसका है नेक्स्ट इंक्रीमेंट बढ़ता है। और उसके बाद फिर आपका उसी डेट पे मतलब पर ईयर लगेगा इंक्रीमेंट। ओके। पहला जो है वो जल्दी थोड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर तो अभी करंट सिनेरियो देखा जाए जिस हिसाब से डीए भी बढ़ चुका है, तो अभी क्या सैलरी रहेगी अगर कोई नया कोई ऑफिशियल ज्वाइन करता है? अभी तो जो मतलब ये हुआ है, डीए इंक्रीज हुआ है, ये सब जो मतलब ऐड करके इन हैंड आपका 40,500 के समथिंग आ जाएगा। अच्छा, 40,500 के समथिंग आएगा। तो अभी जैसा कि आप नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे क्या इस बीच में प्रिपरेशन करी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही जिससे आप तैयारी करके आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी तो वही थी पहले जो मैंने एसएससी का कर रखा था, तो वही मैं करा था। उसके बाद उसी बीच में जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया एसएससी में, तो उसी टाइम मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया था जो डीएसएससी वाला का। तो उसमें मैंने प्री पास कर रखा था, तो मुझे सिर्फ स्किल का देना था। तो इस एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही जो एसएससी का मैंने किया था उसी स्किल का मैं थोड़ा सा करके। अभी जैसा कि आपने नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने रिजाइन लगा दिया, तो रिजाइन का क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि उनका ऑलरेडी एक एग्जाम निकला हुआ रहता है, और अगर वो चाहता है कि उसको 3 मंथ का उसको अगर गैप मिला है, तो क्या कोई 3 मंथ के अंदर भी रिजाइन दे सकता है? क्या रिजाइन का कोई क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट में? नहीं, क्राइटेरिया तो है उनके अकॉर्डिंग, जैसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको 3 दिन पहले नोटिस पीरियड रहता है ना कि आपको देना ही पड़ता है। तो ये भी होता है कि जैसे मैं एग्जाम वो दे रखा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं कुछ सारा स्टेप जो भी कुछ होता था मैं अपना इंटीमेशन दिया करता था। अच्छा, इंटीमेशन आपको देना जरूरी रहता है, तो डिपार्टमेंट को कोई वो नहीं रहता, आपको रिलीव कर देंगे। लेकिन अगर इंटीमेशन नहीं देते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन तो आपका हो ही जाता है, लेकिन जैसे आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना हुआ, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए आपको इंटीमेशन देना जरूरी होता है। तो अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, दूसरे में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप जो है इंटीमेशन दे रखिए, क्योंकि आपको वो मिल जाएगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ना आगे चल के। अच्छा, आपने टेक्निकल की बात करी, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या रहता है? टेक्निकल रेजिग्नेशन में यही होता है कि आपका जो पे प्रोटेक्शन है, आप जैसे ये डिपार्टमेंट को छोड़ के उसमें जा रहे हैं, तो आपका पे प्रोटेक्शन जो है आपको मिल जाता है। अच्छा, पे जो आपके पास लीव है वो सब आपका वहाँ ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे यहाँ पे आपका 2-3 इंक्रीमेंट लगा हुआ है, आप सेम ग्रेड पे वहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वो आपका ऐड हो जाता है वहाँ पे जाके। हाँ, तो फाइनली मतलब रेजिग्नेशन में सिर्फ आपको ये रहता है कि आपका 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस पीरियड होना चाहिए। और इंटीमेशन की अभी आपने जो बात करी, तो इंटीमेशन का क्या मतलब हर किसी को देना होता है इंटीमेशन? मतलब कोई भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो इंटीमेशन मतलब कंफर्म है आपको देना ही? आपको देना ही है। आप फॉर्म भी, इवन आप डिपार्टमेंट में आने के बाद फॉर्म भी फिल करते हैं, कोई फॉर्म आता है वैकेंसी की, तो आप फिल करते हैं, तब भी आपको देना पड़ता है कि हाँ मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं इंटीमेशन दे रहा हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है या कुछ होता है तो मुझे एनओसी इशू किया जाए। तो ये आपको देना ही पड़ता है। तो अभी आप ये डिपार्टमेंट छोड़ के आप जा रहे हैं ट्रेड एंड टैक्सेस में, तो वहाँ पर कैसा क्या प्रोसीजर है आपका प्रमोशंस का? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स डीएसएसबी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने खुद एक डिसीजन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, डिसीजन तो मैंने लिया है और मैं बहुत सोच समझ के लिया हूँ। पहले नंबर तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ कि थोड़ा घर से मेरा नज़दीक हो जा रहा है। आप कैसे हैं, कहाँ के प्रॉपर? मैं प्रॉपर तो बस्ती का रहने वाला हूँ, यूपी का, लेकिन लखनऊ में ही रहता हूँ। लखनऊ, हाँ, तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। और प्रमोशन की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि इस डिपार्टमेंट में भी अभी तो न्यू आरआर आ गया है, आपको पता ही होगा, और कहीं वो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है आगे जाके प्रमोशन के लिए। तो यही सब सोच के, जैसे यहाँ पे भी 4 साल में 5 साल में 4200 हो जा रहा, वहाँ डीएसएस में भी 5 साल में आपका एनएसएफजी लग के 4200 हो जाता है।
वो तो सही है ना वहाँ पे, इसीलिए मैं सोच के मतलब जा अच्छा, रहा हूँ। मतलब वहाँ से आपको नियरेस्ट भी है और Nearest वहाँ हो की जाएगा, प्रमोशन आपके सेम promotion भी है। इक्वल है एक तरीके Equal है। से। ओके ओके। हम्म। तो विशाल जी, तो आपकी फाइनली मतलब दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी? हाँ, दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी मेरी। अच्छा, अगर आप होम टाउन सिटी, होम सिटी में चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो डीएसएसबी जो है वो दिल्ली का ही है। अच्छा, दिल्ली का। तो वो अलग आपको पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहेगी। ओके। हाँ, कहीं इधर उधर नहीं भेज सकते हैं। तो आपने अभी क्या टेक्निकल लिया है रिजाइन या? मैंने टेक्निकली रिजाइन लिया है। Okay. और मेरा वहाँ पे सारी सर्विस ऐड ऑन हो जाएगी। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, विशाल सर ने जैसा कि आपको स्टेनो के बारे में बताया कि जब भी आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है, अगर आपको रिजाइन भी लेना है या आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट चाहते हैं तो उसके लिए रिजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, इंटीमेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो विशाल सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे यहाँ आके और कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट्स रहते हैं वो आपने क्लियर किए। Thank you. तो मैं सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे आके कई सारे स्टूडेंट्स की आपने मदद करी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, विशाल सर भी उसका रिप्लाई देंगे।